और न जाने कितने क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलाई। आज हम क्या देख रहे हैं। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र कुमार देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। सरदार पटेल गृह मंत्री बने और डॉक्टर BR अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। ये लोग थे जो देश को बनाना चाहते थे, जिन्होंने देश को बनाया, जिनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव थी, कंस्ट्रक्टिव थे। कल कारखाने, डैम, बड़े बड़े डैम, कल कारखाने, साइंटिफिक यूनिट्स, रिएक्टर, पावर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च सेंटर्स देश भर में चारों तरफ बनाए गए। हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया गया। नए नए विचारों से मॉडर्न इंडिया बनाने का कांग्रेस ने प्रयास किया और बना करके दिखाया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए प्रजातंत्र को मजबूत किया। राजीव गांधी क्रांति लाए, कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी की देन है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जन्मदाता थे और उन्होंने करके दिखाया कि देश को कैसे मॉडर्न बनाया जा सकता है। इसके बाद नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, बीपी सिंह ने एक समानता का अधिकार लाया। बैकवर्ड के लिए भी उन्होंने रिजर्वेशन किया। आज बैकवर्ड उनका ऋणी होना चाहिए कि उनके बीपी सिंह के द्वारा जो कानून बनाया गया रिजर्वेशन का बैकवर्ड क्लासेज के लिए, वो बहुत ही सराहनीय था। आज बैकवर्ड क्लास के लोग हर जगह रिजर्वेशन की वजह से केंद्रीय और प्रांतीय सेवाओं में अपनी भागीदारी दे रहे हैं और देश को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद देश का विनाश होना शुरू हो गया था। देश का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया था। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना बहुत वाजिब समझता हूँ कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन जितनी साउंड थी 2014 के पहले, हम जब बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराते थे करीब 11-12% ब्याज मिलता था। आज हम जब बैंकों में जाते हैं तो मात्र 5% के लगभग ही ब्याज मिलता है। दूसरी बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम 7 सालों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, पावर रिएक्टर कम बने ही नहीं हैं और देश की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया। सारी संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की संस्थाओं में गिरावट आई। तो ये चिंता का विषय है, क्या ऐसे में प्रजातंत्र कायम रह सकता है? जिस प्रजातंत्र को बनाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी, आज वो बिलख रहा है। ऐसे कठिन दौर में सबको एक होना चाहिए और एक विचार करना चाहिए कि देश को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, देश की आर्थिक स्थिति कैसे दूर की जा सकती है। इंदिरा गांधी ने, अगर फॉरेन पॉलिसी में देखिए तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, विश्व की महान नेता थी। उन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा करके बांग्लादेश बनाया।
आज वही बांग्लादेश हम पर आंख उठा रहा है। जो पड़ोसी देश हमारे पक्ष में थे, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, वो सब आज भारत पर और नेपाल हो आंख दिखा रहे हैं। इसका मतलब है इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी डामाडोल है, फॉरेन पॉलिसी चौपट हो गई है। हम बस एक काम में बहुत आगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने में, बस हिंदू मुस्लिम करने में। ऐसे देश नहीं चलता है। मानवता का संहार मत कीजिए। मानवता एक है, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत स्थापित होना चाहिए। पार्लियामेंट के सामने भारत का संविधान जला दिया जाता है और हमारे देश का सर्वोच्च प्रशासक कुछ नहीं कहता है। हमारे देश का सर्वोच्च प्रशासक एक शब्द नहीं कहता है। हाथरस में एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, रेप किया जाता है, फिर उसको पेट्रोल डाल करके प्रशासन ही उसका दाह संस्कार कर देता है। कितने अफसोस की बात है। इस तरह की न जाने घटनाएं उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन घटती हैं। किसानों को गाड़ी चढ़ाकर मार दिया जाता है और हमारे देश का सुप्रीमो एक शब्द किसानों के पक्ष में नहीं कहता है। उन मरने वाले शहीद किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलता है। एक और मैं उदाहरण देना चाहता था। दलितों को एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है ताकि वो नौकरी न प्राप्त कर सकें। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि पीएचडी करने के बाद एक राजीव गांधी संस्था है जो केंद्र सरकार की है, वो पीएचडी करने वाले दलित छात्रों को, शेड्यूल ट्राइब्स को 35,000 रुपये पर मंथ देती थी। लेकिन ये नई सरकार ने उसको बंद कर दिया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो दलितों के हित में थी, उनको कटौती कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। एक मनरेगा योजना अच्छी थी, इतनी अच्छी योजना थी कि गरीबों का पेट भरती थी। लेकिन वर्तमान प्रशासक सत्ता में आते ही उसने पार्लियामेंट में ये ऐलान किया था कि मैं इस संस्था को समाप्त कर दूंगा, स्मारक बना दूंगा। बड़े अफसोस की बात है कि जो गरीबों की योजनाएं हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। जो एक राष्ट्रीय संगठन है, उसके प्राइवेट राष्ट्रीय संगठन जो सर्वे सर्वा है, उसके अनुसार देश का सब सुप्रीमो काम कर रहा है। वो लोग मनुवाद लाना चाहते हैं, मनु स्मृति को स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें दलितों को, जिस उस समय शूद्र कहा जाता है, उस किताब में शूद्र लिखा गया है। शूद्र में पिछड़े और दलित आते हैं। उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। यदि वो संपत्ति रखते हैं तो सवर्ण उसकी संपत्ति को ज़बरदस्ती छीन लें। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि कोई शूद्र कोई धार्मिक ग्रंथ सुनता है या पढ़ता है तो उसकी जीभा काट दो, उसके कानों में खौलता तेल डाल दो। उनको बराबरी का अधिकार नहीं है। जब वो चलें, किसी गली से निकलें तो अपने पीछे झाड़ू बांध करके चलें, ताकि उनके पद चिन्हों से ये धरती अपवित्र न हो जाए, इसलिए वो उसको झाड़ू लगाते चलें। कितना अमानवीय ये विधान बनाया गया था, जो कि वास्तव में दयनीय है, जो दलितों को, शूद्रों को रसातल में ले जाता है। आज समय आ गया है कि आप सब बुद्धिजीवों एक हो जाओ, वरना ये देश नष्ट हो जाएगा। सारी की सारी यूनिटें, जो सरकारी यूनिटें हैं, जिसमें रेलवेज है, BSNL है और भी सारी संस्थाएं हैं, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब सवर्णों को, लेकिन वो सब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। वो लोग अपनी मनमानी करेंगे, अपने ही लोगों को भर्ती करेंगे। अगर तुम्हें वास्तव में प्राइवेट लोगों के हाथों में ये देना है तो आप क्यों नहीं उनमें रिजर्वेशन फिक्स कर देते। केवल दलितों का ही फ़ायदा नहीं होगा, बैकवर्ड का होगा और गरीब सवर्णों का होगा, जिनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये सब सोचने की बातें हैं। आप लोग सोचिए क्या हो रहा है। 2
ग्रुपों को बड़ी बड़ी ज़मीनें जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, आदिवासियों की, छीन करके दी जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। उन लोगों ने कल और कारखाने वहाँ स्थापित कर लिए हैं, बिल्कुल। और आज हमारा आदिवासी दर दर भटक रहा है रोटी रोजी के लिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जो संस्थाएं, जिन संस्थाओं में मान लीजिए 6 करोड़ रुपया उन संस्थाओं से आ रहा था या प्रॉफिट में चल रही थी, उनको हम 5-5 करोड़ में बेच रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। अगर आप क्यों नहीं चला सकते हैं, अगर आप इन संस्थाओं को नहीं चला सकते हैं तो आप देश को भी नहीं चला सकते हैं। इसलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उन लोगों, मुट्ठी भर लोगों की, कॉरपोरेट घरानों की आय करोड़ों अरबों खरबों में हो गई हैं। जितना धन अपने रिजर्व बैंक में नहीं है, उससे ज़्यादा इनके पास है। हमने कोरोना काल में देखा कि मज़दूर मर गया, चारों तरफ त्राही त्राही हुई। 2000 किलोमीटर बॉम्बे से उत्तर प्रदेश और बिहार पैदल चल कर के आए। उस समय हमारी सरकार मौन रही, हमारा सुप्रीमो मौन रहा। लेकिन वहीं पर एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और सरकार को चेताते हैं कि बहुत विकराल समस्या है। आप मन की बात करते हैं, कभी कभी देश की बात भी किया करो, गरीबों की बात किया करो, दलितों की बात किया करो, बैकवर्ड की बात किया करो और गरीब सवर्णों की बात किया करो। देश आपको बहुत 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 ध्यान देगा। हमारे सुप्रीमो तो डॉक्टर भी हो गए हैं। हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट जो डॉक्टरों को करना चाहिए अपना स्वयं कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट हो गए हैं, जो काम इंजीनियर का होना चाहिए वो स्वयं इंजीनियर बन करके कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें हमारे सुप्रीमो का दखल न हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर वो पहुँच न रहे हों। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चौपट हो गई है। जब चीन के राष्ट्रपति आए हुए थे, उनको हम बनारस ले गए थे गंगा की आरती दिखाने, तो राष्ट्रपति ने कहा, अरे भाई, आप लोगों के पास इतना टाइम है तो बुलेट ट्रेन क्यों बना रहे हो। उसको चीन के राष्ट्रपति को 5-6 घंटे बैठाए रखा तो वो ऊब गया। तब उसने एक टिप्पणी की थी कि आप लोगों के पास इतना टाइम है तो बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है। अभी हमारा सुप्रीमो अमेरिका गया, वहाँ की कमला हैरिस और जे बाइडेन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने उनको ट्रेनिंग दी, उनको बताया, याद दिलाया कि महात्मा गांधी का देश है, शांति अहिंसा का पुजारी है, पूजा करने वाला देश है। अब क्या हो रहा है। हैरिस ने उनको प्रजातंत्र और गांधी के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया, लेकिन कोई असर नहीं होता है। विदेशों में हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अगली बार कुछ और। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम।